हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग का क्विक रिवीजन एंड ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक है। सो व्हाट इज़ बार्टर? बार्टर का मतलब होता है जब पैसा नहीं बना था, जब उसका इनोवेशन नहीं हुआ था, तो गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस में एक्सचेंज किया जाता था। एंड जो इकोनॉमी इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे बनी थी उसको बोलते थे बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी को बोलते थे कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। उसके बाद है ए के पास वीट है एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और उसको राइस चाहिए, और बी के पास राइस है बट उसको वीट चाहिए। तो दोनों के पास एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है कि दोनों को ही सेम चीज़ें चाहिए। सो दोनों अगर अपने सरप्लस को एक्सचेंज कर रहे हैं तो इट वुड बी एन एक्ट ऑफ बार्टर। उसके बाद आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर। बार्टर का ड्रॉबैक पहला है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स कि एक कॉमन मेजर नहीं है जिसके बेसिस पे हम किसी भी कमोडिटी को मेजर कर सकें। उसके बाद है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट मीन्स कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये एक बहुत रेयर ओकेजन हो सकता है जिसमें एक पर्सन को जो चाहिए वो दूसरा पर्सन उसको ला के दे दे एंड इन रिटर्न उसको वही सामान चाहिए जो पहले पर्सन के पास हो। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल व्हेन द ओनर ऑफ सम गुड्स, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल है वीट, ठीक है, और मेरे को चाहिए राइस, ठीक है, और इस राइस वाले बंदे को वीट चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सामान एक्सचेंज कर ले। सो इट इज़ अ वेरी रेयर ओकेजन एंड ये बहुत ही कम टाइम में मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि दोनों को वही चीज़ चाहिए हो जो एक दूसरे के पास एक्स्ट्रा है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं जिसमें हमको फ्यूचर पेमेंट्स करना पड़ता है एंड इसके एक्सचेंज के बदले हमको क्या करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आगे जाके मैं तुम्हें राइस दूंगी, मैंने ये किसी से वादा किया था और अभी मैंने उससे वीट ले लिए। आगे जाके राइस मेरे नहीं बन पाए और मेरी पूरी फसल ख़राब हो गई, तो मैंने उनसे क्या कहा कि अगर मैं राइस नहीं दे पाई तो मैं आपके खेत में काम करूंगी या फिर मैं आपके घर में काम करूंगी। ऐसे करके आपका प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर पेमेंट हो जाता है कि अगर आपने फ्यूचर में कोई चीज़ नहीं दी, ठीक है, तो आप कैसे अपने एग्रीमेंट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट या रेंट के तौर पे अगर हम कोई भी ऐसे एग्रीमेंट्स बना रहे हैं कि आगे जाके हम लोग आपको ये देंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले कंट्रोवर्सी हो सकती है कि मैंने तो बोला था या मेरे सामने वाले बंदे ने बोला था कि तुम तो मुझे राइस दोगी लेकिन तुम तो मुझे राइस दे ही नहीं रही हो। तो इस अबाउट द स्पेसिफिक कमोडिटी जो फ्यूचर पेमेंट के लिए यूज़ होगा वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी। ओके। एंड दूसरी कंट्रोवर्सी अराइज हो सकती है व्हेन क्वालिटी ऑफ कमोडिटी जो एक्सचेंज करनी है वो इन्फीरियर क्वालिटी की है। जैसे मैंने जो राइस उगाए वो हैं तो ठीक, बट उसमें ना कीड़े लगे हुए हैं या फिर वो ख़राब हो गया है, ठीक है, या फिर उसमें पेस्ट लगे हुए हैं, ये सब चीज़ें हैं। सो वो इन्फीरियर क्वालिटी का है। दैट मीन्स कि कंट्रोवर्सी इस क्वालिटी के बेसिस पे भी अराइज हो गई, क्योंकि मैंने फ्यूचर पेमेंट करा था और मैंने उस टाइम पे जब मैं किसी से फॉर एग्जांपल बार्टर कर रही थी तो मैंने सामने वाले पर्सन का नहीं देखा कि वो मुझे क्या दे रहा है, क्योंकि मैंने उससे फ्यूचर एग्रीमेंट किया था कि आगे जाके तुम मुझे इतने दिनों बाद ये दे देना। ठीक है। फिर आता है बोरोअर और लेंडर मे हैव लॉस। हाँ, सो इसमें बोरोअर और लेंडर को लॉस हो सकता है क्योंकि कमोडिटी जो भी मतलब जिसके बेसिस पे भी हमने उसको रीपे करना है वो आगे जाके डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हो सकता है जो बोरो कर रहा है उसको लॉस हो जाए या फिर जो लेंडर है उसको लॉस हो जाए। ठीक है। फिर चौथा है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि अगर मैं किसी भी सामान को प्रोड्यूस करती हूँ और मेरे को कोई भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला पर्सन या सिचुएशन नहीं मिलती है तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा। बट स्टोर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक प्लेस चाहिए, तो मुझे कॉस्ट ऑफ स्टोरेज की डिसएडवांटेज लगेगी। एंड दूसरा कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ड्यूरेबल नहीं होते हैं, तो पैसेज के टाइम के साथ उसकी जो भी मतलब ड्यूरेबलनेस है एंड वो मतलब इजीली पेरिशेबल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, मतलब सेल द स्टोर्ड गुड्स। अगर मैंने कहीं पे स्टोर कर दिया है गुड्स उसके बाद उनको सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। बिकॉज अलग से आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। तो किसी भी लॉस के बिना हम लोग स्टोर गुड्स को ईजिली डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी उसमें क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई इंसेक्ट या कोई ना कोई कीड़ा के उसको ख़राब कर देता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको क्लास में याद कराया था। अकॉर्डिंग टू वॉकर मनी इज़ व्हाट मनी डज। ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, बट तुम्हें ये चीज़ तो ज़रूर लिखनी है कि मनी परफॉर्म करते हैं 4 स्पेसिफिक फंक्शंस एंड इट इज़ ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर। ठीक है। बार्टर की इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, तो देखो एक तो प्राइमरी फंक्शन है इसका। प्राइमरी फंक्शन में है मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो मतलब मनी को एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट बोला गया है क्योंकि पहले इसका मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट नहीं थी। तो
इट इज़ एन यूनिट ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ विच वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस। तो इसके बेसिस में हम गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर और एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेंसिल है जिसकी कॉस्ट थी 5 रुपीज़ एंड एक पेन है इसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़। तो हमें अभी तो पता है कि इतना इतना प्राइस है। तो जब बार्टर इकोनॉमी होती थी तो हम इसको कैसे मेजर करते थे, हमारे पास कोई भी मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। तो हम क्या बोलते थे, चल मैं तेरे को एक पेंसिल दे रहा हूँ तो मुझे एक पेन दे दे। ये चलता था उस टाइम पे, जिसकी वजह से किसी एक जने को लॉस तो होना ही होना था। ओके उसके बाद वैल्यू ऑफ ईच गुड एंड सर्विसेज एक्सप्रेस एज इट्स प्राइस के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू बताई जाती है। और बाकी ये सब तो ईजी है। उसके बाद आता है सेकंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मनी एज टुडे ऑल एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी ने एक्ट किया था, काम कर रहा था वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं था। इसकी वजह से वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा था एंड वो हमें हेल्प कर रहा था ताकि हम कुछ भी अपने मनपसंद बाइंग एंड सेलिंग कर सकें एंड बिना किसी ये झंझट के कि हमारे पास कोई और सामान होना चाहिए फॉर बार्टर एक्सचेंज। मनी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की एंड ऑल्सो मनी ने रिड्यूस कर दिया है टाइम एनर्जी जो बार्टर में स्पेंड हुआ है। उसके बाद है मनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बियरर ऑफ ऑप्शन। ये आ सकता है एमसीक्यू में कि डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड बियरर ऑफ ऑप्शन और मनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। और जनरलाइज परचेजिंग पावर विच मीन्स फ्रीडम द यूज़ ऑफ मनी ऑफर्स। इसका मतलब क्या होता है कि मनी हमें ऑफर करता है बियरर ऑफ ऑप्शन, जिसके पास भी वो है, हमारे हैंड में जो मनी है इसका मतलब हम उसके बियरर हैं, हमारे पास वो मनी है तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम उस मनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी और सेकेंडरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्स नहीं कर सकते। प्राइमरी में आपके दो आते हैं, एक आता है आपका मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू एंड एक आता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप इसको याद कर सकते हो MU। प्राइमरी मतलब MU मुंबई यूनिवर्सिटी। तो U से आपका आ गया यूनिट ऑफ वैल्यू एंड M से आपका आ गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आता है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड दूसरा आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसमें दोनों में SS आता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि DP एंड SV। DPS भी याद कर सकते हो। DP से आपका डिफर्ड पेमेंट है एंड S से आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, सो देखो, हाँ, सो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है मनी हमारा फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए। इसका मतलब है मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के पास ने फैसिलिटेट कर दिया है मार्केट ट्रांजैक्शन, ताकि उससे हम बाइंग कर सके, सेलिंग कर सके और बोरोइंग कर सके फॉर द फ्यूचर, कि हम आगे जाके आने वाले समय में हम उसको रिटर्न कर देंगे जो भी हम बोरो करेंगे। या फिर अगर हम किसी को लेंड कर रहे हैं, लेंड का मतलब होता है कि अगर हम किसी को कोई पैसा दे रहे हैं ऑन उधार, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं। सो मनी मेक्स पॉसिबल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स टू हैपन व्हेन द पेमेंट्स आर नॉट टू बी मेड इमीडिएटली। तो अगर हाथों हाथ पेमेंट्स नहीं करनी है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। नो एज लॉन्ग एज मनी मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू थ्रू टाइम इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मेकिंग फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, तो जब तक हमारा जो मनी है वो मेंटेन करता है कांस्टेंट वैल्यू टाइम के साथ साथ, वो ओवरकम कर देता है प्रॉब्लम फ्यूचर पेमेंट्स की। उसके बाद जो मनी है आपका, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड है ये एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है मेजर ऑफ वैल्यू, और मनी ड्यूरेबल होता है और होमोजीनियस होता है, मतलब एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि RBI अपने खुद के नोट छाप रहा है या फिर फॉर एग्जांपल SBI अपने खुद के नोट छाप रहा है, नहीं, एक ही अथॉरिटी है, एक सेंट्रल बैंक है जो हमारा RBI, वो ही हमारा जो नोट है, करेंसी नोट है, वो इशू करता है एंड उसके अलावा कोई भी इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, और हाँ, 5 रुपीज़ का जो नोट होता है ना, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करते हैं इशू, बट बाकी सारे जितने भी नोट्स होते हैं वो सब कौन इशू करता है आपका, हाँ सॉरी, वो 5 रुपीज़ नहीं था, वो 1 रुपये का नोट था। ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करते हैं। जितने भी कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है एंड जितने भी आपके रिमेनिंग जितने भी नोट्स हैं 1 रुपीज़ के अलावा, वो आपका कौन इशू करता है, RBI इशू करता है। ठीक है, फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। अंडर बार्टर सिस्टम स्टोरिंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो बार्टर सिस्टम में हम जो गुड्स की वैल्यू स्टोर करते थे या गुड्स को स्टोर करते थे ताकि हम आगे जाके फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके फॉर पेमेंट, सो क्या हो गया कि वो बहुत डिफ़िकल्ट था। अब मनी के साथ साथ सेविंग्स कर सकते हैं हम लोग मनी के साथ साथ। मनी बहुत कम स्पेस लेता है एंड ऐसा भी नहीं है कि मनी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और ना उसमें
एज सच इंसेक्ट्स वगैरह लगेंगे, जैसे हम डरे रहते हैं कि हमारे वीट राइस ये सब चीज़ें ख़राब ना हो जाए। मनी हमारी एसेट होती है और हम उसको फ्यूचर के लिए काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मनी पीपल को हेल्प करता है उनकी परचेजिंग पावर को प्रेजेंट यूज़ से फ्यूचर यूज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट में चाहती हूँ कि कि मैं प्रेजेंट में कुछ वैल्यू या अमाउंट को जो स्टोर कर सकूँ, तो वो फ्यूचर के लिए मैं आगे जाके रख सकती हूँ। ठीक है, अगर प्रेजेंट में मुझे नहीं यूज़ करना है तो मैं उसकी परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, जो हमारी फ्रीडम होती है जिससे हम वो सामान खरीद सकें। ठीक है, उस टाइप का आप समझ लो अभी के लिए। अ पर्सन में चूज़ टू स्टोर वैल्यू इन एनी फॉर्म डिपेंडिंग ऑन कंसिडरेशन ऑफ मनी, इनकम, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। तो पर्सन किसी भी तरह से अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। एक तो सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ इनकम के तौर पे, सेफ्टी या लिक्विडिटी के तौर पे कि उसको अपने पास कितना पैसा रखना है। ठीक है, उसकी कितनी इनकम है, उसको कितना एज अ सेफ्टी पैसा चाहिए। ठीक है, और बाकी सब अमाउंट को वो लोग बैंक्स में और बाकी जगह भी रख सकते हैं। मनी इज़ द वे टू स्टोर वेल्थ बिकॉज इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर। तो मनी वेल्थ को स्टोर करने के लिए एक तरीका है क्योंकि वो एक जनरली एक्सेप्टेड मेजर है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू स्टोर मनी बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड लाइक अ पेपर ओनली ना। तो ऐसे तो है नहीं कि हमें गुड्स की तरह मनी को भी रखना पड़ेगा, नहीं, मनी आराम से एक छोटे से तिजोरी में आ जाता है। लेकिन उस केस में अगर आप वीट वगैरह को रखोगे तो वो नहीं आएगा। बट हाँ, आजकल तो टमाटर के दाम इतने महंगे हो रहे कि टमाटर को भी आप तिजोरी में रख सकते हो, जस्ट एज अ जोक। ओके, हाँ, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने अच्छे से मतलब ये हमने क्लास में शायद नहीं पढ़ा था। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्लोली लेके चलूँगी। हाउ मनी सप्लाई कैन बी मेजर्ड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ MI। ठीक है, अब देखो, मनी सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब हमें पता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी चीज़ को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ एक स्टॉक है। ठीक है, अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में गिनी जाने वाली चीज़ों को हम लोग स्टॉक बोलेंगे। सप्लाई ऑफ मनी भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो कंट्री के लोग हैं उन्होंने कितना अमाउंट हेल्ड किया था, कितना अमाउंट उनके पास था। सप्लाई ऑफ मनी डज़ नॉट इंक्लूड क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने अपने पास पैसा रखा होता है वो नहीं आता। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, जो भी बैंक्स वगैरह हैं, अगर उन्होंने कुछ भी पैसा रखा होता है तो वो भी मनी के अंदर नहीं आता, मतलब सप्लाई ऑफ मनी के अंदर नहीं आएगा। जो भी नॉर्मली कंट्री ने हेल्प किया होगा ना वही सब आता है। बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर द सप्लायर ऑफ मनी, क्योंकि वो तो खुद ही सप्लाई करते हैं ना मनी। इस वजह से जितना भी बैंकिंग सिस्टम या गवर्नमेंट के पास होगा वो आपका मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूडेड होगा। बट जितना ही इसके अलावा जितना भी मनी है इन सर्कुलेशन लोगों के पास है वो सब आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। उसके बाद है सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज अदर देन द सप्लाई ऑफ मनी देमसेल्फ। इसका मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ मनी से वो स्टॉक ऑफ मनी आता है जो नॉर्मली लोगों ने सर्कुलेशन में ला रखा है। ठीक है, अदर देन द सप्लाई ऑफ मनी देमसेल्फ, अदर देन दोज पीपल हु आर सप्लाइंग मनी। ठीक है, जैसे आपका गवर्नमेंट हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब आपका जितना भी पैसा है उसके अलावा, इन दो लोगों के अलावा वो सब आपका मनी सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, फिर इन अदर वर्ड्स सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि स्टॉक ऑफ मनी आप किसको बोलोगे या फिर आप सप्लाई ऑफ मनी किसको बोलोगे, जिनके पास मनी है और वो मनी को डिमांड करते हैं, जैसे हम जैसे लोग। लेकिन दूसरे लोग जो बैंक हैं, आपका गवर्नमेंट है, वो सब लोग सप्लाई करते हैं मनी को, ना कि डिमांड करते हैं। ठीक है, अब देखो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, इसमें एक ही आपका मेजरमेंट सिलेबस में है एंड ये सारे जो है ना ये सब आपका हो सकता है MCQ में आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आएगा, यही आपके सिलेबस में, ये आपका हायर स्टडीज़ में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो अब ये होता क्या है, M1 मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। M1 का मतलब है करेंसी विद द पीपल। इसमें 3 चीज़ें आती हैं आई गेस, हाँ इसमें 3 चीज़ें आएंगी M1 में। एक तो करेंसी विद द पीपल, ठीक है, और फिर डिमांड डिपॉजिट विद द पीपल विद एंड अदर डिपॉजिट्स विद द पीपल। तो देखो इट रिफर्स टू द करेंसी विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक। जितनी करेंसी पीपल ने हेल्ड की होगी वो आपका आ जाता है M1 में। इसमें आपके सारे पेपर करेंसी आ जाएंगी एज वेल एज कॉइन्स आ जाएंगे, बट एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। ऑल द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय RBI। दीज आर वेरी वेरी सिंपल नोट्स, आप इसको अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हो एंड PDF आपको मिली जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन से।
ओके तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सारे ही करेंसी आरबीआई इशू करती है तो उसमें फॉल्स लिख देना। एंड क्यों लिखना, क्योंकि 1 रुपये नोट जो है आपका वो कौन इशू करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इशू करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ऐसे समझ लो कि डिमांड पे कभी भी मांग लिया, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विच कैन बी विदड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड। अगर मेरी डिमांड थी कि मैं उसको विदड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो मैंने उसको विदड्रॉ कर लिया। एंड अगर मेरी डिमांड थी कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँ तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद है ओनली द नेट डिमांड डिपॉजिट्स बाय द बैंक आर इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। तो जो भी नेट डिमांड डिपॉजिट्स होगी, फॉर एग्जांपल एक बैंक की डिमांड डिपॉजिट है, दूसरे बैंक की डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है कि ये लोग ना अपना डिमांड डिपॉजिट को ऐसे नेट टाइप निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के पास 100 का आपका डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, और किसका है? पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का है। और पंजाब नेशनल बैंक के पास 50 डिमांड डिपॉजिट आपका एसबीआई का है, ठीक है। तो जब भी वो डिमांड डिपॉजिट दिखाएंगे तो दोनों का माइनस करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ होता है इसमें, ठीक है। अभी खैर अभी तो तुम्हारा कल एग्जाम ही है तो इतना मत समझो, बस तुम्हें ये समझना है लिखना क्या है इसमें। डिमांड डिपॉजिट का मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विच कैन बी विदड्रॉन एंड ट्रांसफ़र ऑन डिमांड, ठीक है। विदड्रॉ हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है डिमांड में। एंड उसके बाद इसमें क्या आता है, द पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय वन बैंक विद अनदर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक है, एक बैंक ने दूसरे बैंक से कोई डिमांड डिपॉजिट हेल्ड कर रखा है तो वो उसमें कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद है सो वी मस्ट नेट आउट इंटर बैंक डिपॉजिट। अगर इंटर बैंक डिपॉजिट्स है, दो बैंक के बीच में कोई भी इंटर डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जैसे एक बैंक की दूसरे बैंक के पास कोई भी डिमांड डिपॉजिट है तो हम उसको नेट कर देंगे। नेट मतलब उसको माइनस कर देंगे दोनों को, जैसे हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते थे ना स्टॉक्स वगैरह में, वैसे ही हम इसमें ऐसे करते हैं, ठीक है। एट नेट डिमांड डिपॉजिट, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन किसी और वीडियो में कर दूँगी, अभी तुम यही समझो। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड एंड नेट इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। अगर नेट दिया होगा तो उसको इंक्लूड कर दो, अगर इंटर दिया होगा तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। फिर आता है अदर डिपॉजिट्स। अब जो भी छोटी मोटी डिपॉजिट्स बची, जैसे आरबीआई की ऐसी डिमांड डिपॉजिट जो आरबीआई की है ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नबार्ड। तो आरबीआई एंड नबार्ड इन दोनों के पास कोई भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं आपकी अदर डिपॉजिट्स में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि आरबीआई की कुछ डिमांड डिपॉजिट्स ऐसी भी हों जो फॉरेन सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ हो। तो देखो एमसीक्यू में आ सकता है, सारी अमाउंट्स आ सकती है, डिमांड डिपॉजिट्स की आ सकती हैं, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई की आ सकती है। तो तुम्हें डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है, एक तो नेट इंटर बैंक करना है, ठीक है। जैसे अगर एसबीआई की दी है 100, पीएनबी की दी है 50 और बोला गया है कि एसबीआई में ये दोनों जो है ना ये इंटर मतलब दोनों एक दूसरे के पास है। ये जो 50 है ना एसबीआई ने पीएनबी को दे रखी है और पीएनबी ने एसबीआई से ले रखी है, तो दोनों को माइनस कर देना, नेट निकाल देना, ठीक है। आएगा नहीं ऐसे क्वेश्चन, बट अगर आ गया तो ध्यान रखना। अगर इंटर दिया है, ठीक है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स उसको इंक्लूड नहीं करना है, नेट इंटर बैंक डिपॉजिट्स को ही इंक्लूड करना है। अदर डिपॉजिट में दो की है, एक तो नबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस की है और दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट की है, ठीक है। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा, बट अदर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड। और अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन सी डिपॉजिट्स नहीं आती है, डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई एंड डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री सिस्टम विद आरबीआई। तो कौन कौन सी डिपॉजिट्स नहीं आएगी, गवर्नमेंट की अगर आरबीआई के साथ है वो नहीं इंक्लूड होगी, एंड गवर्नमेंट की एंड डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री सिस्टम, कंट्री का जो भी सिस्टम है, कैसा भी सिस्टम है, उसने जो आरबीआई के साथ डिपॉजिट्स कर रखी होंगी वो भी इंक्लूड नहीं होगी। किस किस की होगी याद रखना, आइस क्लोज करो, याद करो कि आरबीआई की, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स में कौन कौन सी आती है, आरबीआई की अगर नबार्ड के साथ है, देन आपका फॉरेन सेंट्रल बैंक है उसके साथ है, एंड उसके बाद आपका जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो सब आएगा। बट इसमें कौन सी नहीं इंक्लूड होगी, ये वाली इंक्लूड नहीं होगी जो भी गवर्नमेंट की है आरबीआई के साथ, एंड डिपॉजिट ऑफ द कंट्री सिस्टम विद आरबीआई। अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, so now the question is explain the process of credit creation by a commercial bank. This is the most important question, 100% going to come in your exam. ठीक है? So money creation, suppose
देखो बहुत अच्छे से सुनना। सपोज इनिशियली पीपल डिपॉजिट 100 इन अ बैंक। अगर किसी ने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो बैंक इस मनी को यूज़ करता है लोन्स देने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर अ बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट। अब क्या होता है कि आपने जो 100 रुपीज़ दिए हैं, बैंक उसको पूरा ही नहीं जमा कर देगा या पूरा ही नहीं किसी को लोन दे देगा। वो क्या करेगा, इसका कुछ पार्ट, फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, उसने 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ अपने पास रखा, ठीक है। वो रिजर्व्स के तौर पे रखना मैंडेटरी होता है, लीगली कंपलसरी होता है, जो आरबीआई सेट करता है। आरबीआई बोलता है कि आप इतना अमाउंट सेट कर दो, इतना अमाउंट अपने बैंक में रखो ही रखो, ठीक है। तो सर्टेन मिनिमम पार्ट वो रखेंगे एज कैश रेवेन्यू विच इज़ नोन एज LRR, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो, शायद रेशियो भी बोल सकते हैं इसको, लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, ऐसे करके भी। सपोज़ इनिशियल डिपॉजिट आपकी 100 है, LRR जो आपका रिजर्व वाली अमाउंट है 20% है। इसका मतलब क्या है कि 20% वो अपने पास रखेगी एंड रिमेनिंग 80% वो किसी को बोरो करके दे देगी। अब देखो, अब जिसने बोरो किया है वो, द बैंक विल ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोअर हु आर फ्री टू विड्रॉ द अमाउंट वेन एवर दे लाइक। सपोज दे विड्रॉ होल ऑफ द अमाउंट फॉर मेकिंग पेमेंट। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया होगा, बैंक ने क्या किया होगा, उस पर्सन जिसने बैंक से बोरो किया है पैसा, ठीक है, उसके अकाउंट में 80 रुपये डाल देगा, 80 रुपीज़ डाल देगा। अब उस बोरोअर के पास ये मतलब वो फ्री है कि वो कितने भी पैसे इसमें से विड्रॉ कर सकता है। सपोज़ कर लो कि उसने पूरे 80 के 80 विड्रॉ कर लिए कहीं पे पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे उसने क्या किया, सपोज दे विड्रॉ होल ऑफ द अमाउंट फॉर मेकिंग पेमेंट सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटेड थ्रू बैंक्स। इसका मतलब है कि हमें पता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक से रिलेटेड हैं, तो जो भी मनी स्पेंड होगा बोरोअर का, वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से पैसे लिए थे, ठीक है, और मैंने खर्च कर दिए यशी के एक प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यशी का जो प्रोडक्ट है उसके लिए उसको पैसे मिले, और यशी ने क्या किया, वही जो 80 रुपीज़ है, ठीक है, वो पूरे के पूरे बैंक में सेव कर दिए। तो दोबारा से वो कहाँ आ गए, बैंक में आ गए। अब बैंक दोबारा 80 रुपीज़ को क्या करेगा, 80 रुपीज़ का 20% अपने पास रखेगा, 20% एज अ लीगल रिजर्व रेशियो, क्योंकि वो दोबारा उनके पास आ गए, ठीक है। एंड वो बाकी जो ये 80 का 20% कितना हुआ, 16, एंड 80 में से 60 माइनस करोगे 64 आएगा। 64 रुपीज़ वो दोबारा से किसी को बोरो करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद है, तो इन दिस राउंड इंक्रीज इन द टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट बेसिकली बैंक में कितने हो गए, पहले वाले ने 100 रुपये किए, दूसरे वाले ने 80 रुपये किए। भले ही वो एक ही नोट था, ठीक है, लेकिन वो सर्कुलेशन में आ गया ना बार बार। अगर नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना, ठीक है, ईजिली 1x पे ही देख लेना अभी, अगर नहीं समझ आएगा। अब देखो, जब भी बैंक ने रिसीव की नई डिपॉजिट्स 80 रुपीज़ की, तो बैंक को 20% रखना पड़ेगा, रिमेनिंग 64% वो लोन्स के लिए दे सकता है। एंड ये सब प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो इसके हम बनाते हैं एक टेबल। सबसे पहले जितना आपको याद आएगा ना, आप उतना लिख देना वहाँ पे। उसके बाद ये टेबल बना लेना। सबसे पहले ये जो इनिशियल डिपॉजिट्स आई वो 100 की थी, बैंक ने जो रिजर्व के तौर पे रखा वो 20 रखा, एंड लोन्स में कितना दे दिया, 80 दे दिया। राउंड 1 जब हुआ तो यही वाला जो लोन वाला पैसा है ना, वो इधर आएगा, वो दोबारा से डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई पर्सन क्या करता है, किसी ना किसी चीज़ में स्पेंड करता है। अब जिसके पास भी वो 80 रुपीज़ आए होंगे, ठीक है, वो अपने पैसे डिपॉजिट कर देगा बैंक में, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। उसके बाद ये लोन्स हैं, ये लोन फिर 20% सेव करके 64 रुपीज़ वो दे देगा किसको, आगे। तो ये राउंड दोबारा आ गया, फिर लोन कितने का देगा, 12.80, मतलब 20% को रख के उसके बाद जितना बचा वो उतना दे देगा। ऐसे करते करते हमारे लोन्स टोटल 400 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, एंड टोटल विल बी ऑफ 500। अब देखो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये ना तुम डिजिट्स याद कर लेना। इसमें तो पहले 20% हमेशा यहाँ रखना है, 100 का 20%, यहाँ जो बचा उसका 20% एंड इसका 20%। आगे जाते यहाँ लिख देना 500, 400, 100 की टोटल तुम्हारा कितना आ जाए, यहाँ पे 500 टोटल आ जाए, यहाँ पे तुम्हारा लोन्स आ जाए 400 का, यहाँ पे आ जाए 100। फिर आता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स टोटल डिपॉजिट वुड बी द इनिशियल डिपॉजिट। इसका मतलब कितने टाइम्स टोटल डिपॉजिट होना चाहिए इनिशियल डिपॉजिट का, डिटरमाइंड बाय LRR, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब होता है आपका मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि कितने टाइम्स हमें टोटल डिपॉजिट चाहिए
कितने टाइम्स, मतलब इनिशियल डिपॉजिट को हम किससे ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारी टोटल डिपॉजिट्स आ जाएं, तो वो होता है आपका मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, याद कर लेना डेफिनेशन। आई नो दैट इट्स ट्रिकी, बट इतना ही समझना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसको क्लैरिफाई करने के लिए तुम क्लास में पूछ सकते हो मुझसे। नाउ दिस इज़ कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या याद रखोगे? हाउ मेनी टाइम्स टोटल डिपॉजिट वुड बी द इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट का कितना टाइम्स होगा, विच इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय दी LRR। LRR मतलब जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो। फॉर एग्जांपल LRR आपका 0.2 दिया है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 1/0.2। ये MCQ में आ सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है टोटल मनी क्रिएशन कैसे करोगे? टोटल मनी क्रिएशन विल बी इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। तो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ मनी मल्टीप्लायर को, तो लिख देना इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स तो नहीं देंगी मैम, लेकिन फॉर एग्जांपल हो सकता है 1 मार्क्स का आ जाए, तो थोड़े बहुत नंबर मिल जाए। फिर फॉर्मूला लिख देना, फिर एग्जाम्पल लिख देना, फिर लिख देना ये वाला। टोटल मनी क्रिएशन, इनिशियल डिपॉजिट कितनी की थी? 100 रुपये की, और लीगल रिजर्व रेशियो कितना है? 0.2। अच्छा, अगर 20% होगा तो क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे? नहीं, 20/100, क्योंकि परसेंटेज को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा कि टोटल मनी क्रिएशन कितना है? 500। तो देखो ना, टोटल मनी क्रिएशन यहाँ पे कितना हो रहा है? 500 हो रहा था, तो वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ RBI। RBI के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक एपेक्स बैंक होता है, मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री का। वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द कंट्री। RBI इज़ वर्किंग सिंस 1 अप्रैल 1935। सो सेंट्रल बैंक क्या है? एक एपेक्स बैंक है। याद करना है, सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बैंक जो मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखता है कंट्री के, और सप्लाई ऑफ द मनी और जितना भी क्रेडिट मतलब बोरोइंग्स, लेंडिंग, ये सब होनी चाहिए मार्केट में, वो इसका ध्यान रखता है। RBI कब से वर्क कर रहा है? 1 अप्रैल 1935। द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है फंक्शंस ऑफ RBI। फंक्शंस ऑफ RBI आर, सबसे पहले है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। RBI के पास सोल अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी को इशू कर सके, इसलिए उसको बैंक ऑफ इशू भी बोला जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है RBI को और क्या बोला जाता है? बैंक ऑफ इशू बोला जाता है। सो द करेंसी सो क्रिएटेड इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। तो जो भी करेंसी आपकी क्रिएट होती है उसको आप लोग बोलते हो हाई पावर्ड मनी। एंड ये जो भी नोट्स आपके सर्कुलेट होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, जैसे लीगल टेंडर मनी के तौर पर, वो सब कौन आपका इशू करता है? RBI ही इशू करता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, ऑल द करेंसी इशूड by the central bank is its monetary liability, that is RBI is obliged to back the currency with assets। अब देखो क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि यार पैसा बहुत कम हो रहा है हमारी कंट्री में, RBI से बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट है, तुम गवर्नमेंट हो और तुम क्या कह रहे हो? पैसा बहुत कम हो रहा है दुनिया में, मतलब हमारी कंट्री में, तो हम लोग क्या करेंगे? RBI से बोलते हैं कि कुछ नोट छापते। तो RBI बेटा ऐसे नहीं छापता नोट, वो क्या करता है? वो बोलता है कि इतने ही अमाउंट का, तुम्हें अगर 1 करोड़ के नोट चाहिए, 1 लाख के नोट चाहिए, मैं छाप दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसके बदले उतने ही अमाउंट का गोल्ड मेरे पास रखना पड़ेगा, गोल्ड बुलेटिन मेरे पास रखने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सब मेरे पास रखने पड़ेंगे, या फॉरेन सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, या फिर डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी रखनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे मेरी जो भी अमाउंट, जो भी मनी मैं दे रहा हूँ उसकी बैकिंग हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कभी कंट्री में बहुत ज़्यादा करेंसी हो गई, ठीक है, जो लोग हैं अमीर होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मैं पैसों को रोक दूँ, तो वो क्या करेगी? गोल्ड कॉइन्स वहाँ से वापस ले लेगी और पैसा जितना भी होगा गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, ठीक है, टैक्स के तौर पे या जैसे भी, और वो गोल्ड कॉइन्स अपने वापस ले लेगी, ये जितनी भी फॉरेन सिक्योरिटी उन्होंने एज अ बैकिंग रखी थी वापस ले लेगी और नोट उसको दे देगी। ठीक है, ऐसा समझ लो कि वो आपको गोल्ड के बदले नोट्स दे रहे हैं, ऐसा है सिस्टम RBI का। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता गवर्नमेंट ने बोलती है अरे पैसे ज़रा क्या बोलते हैं 2-2 हज़ार के नोट, या मतलब फॉर एग्जांपल 500 के नोट्स 10-15 छाप दो ज़रा, मुझे चाहिए जाने के लिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो फॉरेन सिक्योरिटीज़ ऑफ इक्वल वैल्यू टू इन्हांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस। और ये इक्वल वैल्यू क्यों रखनी पड़ती है? जो बैकिंग के लिए चाहिए होती है, ताकि कॉन्फिडेंस मिल सके पेपर करेंसी को। किसको मिल सके कॉन्फिडेंस? पब्लिक को, कि चलो ठीक है यार, ऐसे ही नहीं अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, उससे बोल रही है कि करेंसी इशू कर दो। ठीक है, बता दी एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद RBI। RBI के पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो खुद
एक अलग ही करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है, तो सबसे पहले वो यूनिफॉर्मिटी लाता है नोट सर्कुलेशन में। दूसरा, वो पब्लिक फेथ रखता है पेपर करेंसी में कि अगर वो ये पेपर करेंसी यूज़ करेगा तो वो अपनी मनपसंद चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीद सकता है, ठीक है। तो उसका फेथ रहेगा। देन इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर जो भी वैल्यू चल रही है आपकी, उसको स्टेबलाइज रखेगा। एंड एक्सटर्नल वैल्यू मतलब फॉरेन मार्केट में भी उसकी वैल्यू को स्टेबलाइज रखेगा। ऐसा होता है कि आरबीआई हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, आरबीआई ऑफ अमेरिका को हम लोग बोलते हैं फेडरल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था कि 1956 से पहले आरबीआई को 400 करोड़ की गोल्ड सिक्योरिटीज़ चाहिए थी, ठीक है। और आपका उसमें क्या हुआ था कि हाँ, इसमें डेट्स आई थिंक याद करने की है कि कौन से ईयर से पहले आरबीआई को कितने करोड़ की गोल्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ ऐसा कुछ था कि उसको रखना पड़ा था, या कुछ ऐसा कुछ हुआ था। सो ये डेट याद कर लेना, ठीक है। फिर है आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये ना एमसीक्यू पर्पस के लिए, क्योंकि मेरा जब आया था ना एमसीक्यू पेपर था इसका, तो मैंने सारे जितने भी एमसीक्यू के पॉइंट्स थे वो यहाँ लिख लिए थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट आपका क्या करता है, 1 रुपी नोट करता है, ठीक है। मैंने शायद कॉर्पोरेट अफेयर्स बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट। और फिर उसके बाद है वेट, हाँ, it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to the issue of notes. So जो आरबीआई है वो इनेबल करता है गवर्नमेंट को सुपरविजन होने के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल रखता है, गवर्नमेंट आपका कंट्रोल रखता है ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ नोट्स। गवर्नमेंट हमेशा देखता रहता है कि आरबीआई कोई घपला तो नहीं कर रहा है। वैसे तो आरबीआई एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, और आरबीआई के पास पावर होती है कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सके। कभी उसको ऐसा लग रहा है कि मनी सप्लाई कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई जो मनी है उसको रोक देगा। वो बैंक से क्या कहेगा कि आप अपने पास ज़्यादा रिजर्व करके पैसा रखो और किसी को बांटो मत, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो सारे, ठीक है। अगर कोई लोन लेगा तो बेचारा इंटरेस्ट रेट देख के ही डर जाए कि यार मैं इंटरेस्ट कैसे दूंगा इसका, ताकि जो पैसा है वो ज़्यादा सर्कुलेशन में ना आए कंट्री में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आएगा जब बहुत सारे टाइप्स के रिजर्व्स आएंगे, ठीक है, तब समझाऊंगी। फिर आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो सबसे पहले यू हैव टू राइट फर्स्ट फंक्शन इज़ करेंसी अथॉरिटी ऑफ बैंक इशू और द बैंक ऑफ इशू। जो पॉइंट्स याद आएंगे 3 लिख के आ जाना इसके अंदर। फिर आता है 5 लिखा है ना, 3 लिख के आ जाना, ठीक है। एक बड़ा वाला तो लिखना ही है, स्टार्टिंग वाला। फिर है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उसको मदद करेगा। इसका मतलब वो एक बैंकर है गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल बैंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्ट्स एज अ बैंकर एंड एजेंट एंड एडवाइज़र। पहले ये बताओ कि फ़ोटो किसने खींची है? ये आई थिंक इशिका ने बनाया, ठीक है। इट्स नॉट माई हैंडमेड, ओके, पीडीएफ। हाँ, नाउ कमिंग बैक। फिर आता है कि जो आरबीआई है वो कैसे कैसे वर्क करता है, बैंकर की तरह, एजेंट की तरह, एडवाइज़र की तरह टू द गवर्नमेंट। फिर आता है बैंकर। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेजेस द बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। बैंकर के तौर पे जैसे बैंकर है वो गवर्नमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बैंकिंग अकाउंट्स को मैनेज करता है। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी लाइक उनके बैंक में ज़रूरी है वो उसको मेजर करता है। उसके बाद वो सेम बैंकिंग फंक्शन करता है गवर्नमेंट के लिए एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर इट्स कस्टमर्स। मतलब देखो, हमारे लिए नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये सारे बैंक्स। बट गवर्नमेंट के लिए क्या ये नॉर्मल बैंक्स हैं? नहीं, नॉर्मल बैंक्स नहीं है। वो सीधे आरबीआई से ही आपका जो भी चीज़ें होती है वो सब करता है, बिकॉज वो उसके बैंकिंग रिकॉर्ड्स को, बैंकिंग अकाउंट्स को मैनेज करता है, ठीक है। इसलिए इट परफॉर्म्स द सेम बैंकिंग फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट एज कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो आरबीआई के लिए गवर्नमेंट उसका एक कस्टमर ही है। फिर इट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट गिव्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द गवर्नमेंट। वो शॉर्ट पीरियड लोन्स देता है। अच्छा देखो, एक क्विक रिविजन करते हैं इन चीज़ों का। करेंसी अथॉरिटी में सबसे पहले क्या होगा कि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, उसको बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं, एंड जो करेंसी वो बनाता है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। उनके पास एक लीगल टेंडर मनी के तौर पे नोट्स सर्कुलेशन में आते हैं। लिख देना, 1 रुपये का नोट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। बाकी सारे नोट्स कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। आरबीआई ऐसे ही नोट नहीं बनाता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें रखता है जैसे गोल्ड कॉइन्स वगैरह, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस उसमें रहे। और ये एडवांटेजेस में एक आध पॉइंट लिख देना।
दूसरा लिखना है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक सारे ऐसे टास्क करता है जो एक कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के लिए करता है। दैट मीन्स बैंक जो भी आरबीआई है वो एज अ बैंकर काम करता है गवर्नमेंट के लिए, और वो उनके बैंकिंग अकाउंट जितने भी हैं उन सबको भी मैनेज करता है। वो उनको शॉर्ट टर्म मतलब 90 डेज़ के लोन्स भी देता है। उसके बाद है एजेंट। जो बैंक है आरबीआई वो एज एन एजेंट काम करता है टू द गवर्नमेंट। वो बाय करता है, सेल करता है सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं है। मान लो कि आरबीआई एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है और गवर्नमेंट ने बोला है कि आप मेरे एजेंट बन जाओ एंड आप जो भी सिक्योरिटी है, ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आप उसको सेल करते रहो, बाय करते रहो। अगर वो गिर रहा है, कोई भी प्राइस अगर गिर रहा है तो आप उसको ख़रीद लो, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसको बेच दो। जो भी प्रॉफिट है वो आप कर लेना मेरे अकाउंट से, ठीक है। तो आरबीआई ऑल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेट, ठीक है, पब्लिक डेट भी मैनेज करता है। उसके बाद है आपका एडवाइज़र। तो आरबीआई गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। अब देखो गवर्नमेंट जो है वो बुद्धू सा है, तो वो क्या करता है, आरबीआई से बोलता है कि आप देखो मेरे तो एजेंट भी हो, बैंकर भी आप ही हो, एडवाइस भी दे दो ना, ठीक है। तो वो एडवाइस भी दे देगा टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब भी बताऊंगी आएगा। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब आपका जो वैल्यू है करेंसी का वो गिरे जा रहा है। एंड आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है एंड आपका फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, इन सब के बारे में आपको एडवाइस करता है, ठीक है। अब देखो आपका जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का तो बैंक है ही, ठीक है। तो बाकी कमर्शियल बैंक ने देखा, उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट के बैंक हो, आप उनको एडवाइस करते हो, आप उनको लोन्स देते हो, आप उनके अकाउंट्स देखते हो, हमारे लिए क्यों नहीं करते, ठीक है, हम में ऐसी क्या कमी है। सो कमर्शियल बैंक आरबीआई से ये सब चीज़ें बोलता है। तो आरबीआई ने बोला क्यों नहीं, चलो हम तुम्हारा भी कर लेते हैं। सो ही इज़ ऑल्सो, ही नहीं मतलब आरबीआई इज़ ऑल्सो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। सो बीइंग द एपेक्स बैंक, आरबीआई एक्ट करता है बैंकर टू द अदर बैंक्स एंड आरबीआई हैज़ सेम relationship with commercial bank as commercial bank has with it with the public. So basically जैसा commercial बैंक का अपने public के साथ है, public के लोगों के साथ है, वैसे ही central बैंक का commercial बैंक के साथ है, ठीक है, वो उसका कस्टमर है। उसके बाद है आरबीआई के पास 3 कैपेसिटीज़ है। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक कहता है कि आपको कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन अपने डिपॉजिट्स का रखना है, ठीक है। किससे बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलेगा टू द कमर्शियल बैंक दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है, विद आरबीआई। आरबीआई के पास रखनी पड़ेगी कैश के तौर पे। तो आरबीआई आपका कस्टोडियन हो गया। मतलब कस्टोडियन का मतलब आप ऐसा समझ लो ना, जैसे हम किसी को किसी की कस्टडी दे देते हैं, तो वो जो कैश रिजर्व्स की कस्टडी है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। सो आरबीआई रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स विद आरबीआई एंड सर्व 2 ऑब्जेक्टिव्स। 2 ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करेगा। सबसे पहले वो हेल्प करता है बैंक को स्टेबलाइज करने के लिए एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी एंड टू चेक द बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद करते हुए चलना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व्स वो रिक्वायर करता है कमर्शियल बैंक को कि वो सेंट्रल बैंक के पास रखे, ठीक है। 2 चीज़ों के लिए ये होता है, एक तो स्टेबलाइज रहे आपकी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बना रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी और चैप्टर में उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक ने किसी से लोन लिया होता है, कमर्शियल बैंक भी एक दूसरे से लोन ले लेते हैं। कमर्शियल बैंक कभी कभी किसी और बैंक से लोन ले लेता है, या फिर हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी अमाउंट है जो पब्लिक को देनी है, उनके पास नहीं है, उन्होंने ज़्यादा लेंड कर दिया है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी एक ऐसा ऑप्शन बचता है, तो आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हेन द कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ द डिपॉजिटर्स फ्रॉम ऑल इट्स सोर्सेज, जब कहीं से भी वो अपनी ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी को वो पूरा नहीं कर पाता है, तो वो जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई कम्स टू इट्स रेस्क्यू, आरबीआई उसे बचाने के लिए आती है एंड उनको लोन दे देती है इन बैंक्स को। लेकिन वो बोलती है बेटा ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ सिक्योरिटीज़ रखो, कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखो, जो बीआर बीपी ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सब। फिर है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। टेंशन मत करो, ख़त्म होने वाली वीडियो। क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है बिकॉज ऑल द बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद आरबीआई। देखो कमर्शियल बैंक ने क्या बोला था कि आप हमारे भी अकाउंट्स देखो ना, गवर्नमेंट के देखते हो तो, ठीक है। तो उसके पास सबके अकाउंट्स हैं, तो आरबीआई ईजिली सेटल कर लेता है उन सबके क्लेम्स,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लंबी चेन है, ठीक है, और उसमें अल्टीमेटली ये हो रहा है कि आपका काम बढ़ रहा है, ठीक है। आप अभी तो खैर पढ़ने के लिए ऐसे कर लो, मैं एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। अभी आप यही समझ लो कि जितने भी क्लेम्स होते हैं आरबीआई उसको सेटल कर लेता है वेरियस बैंक्स के अगेंस्ट ईच अदर सिंपली बाय बुक एंट्रीज ऑफ ट्रांसफर्स फ्रॉम एंड टू देयर अकाउंट। दिस मेथड इज़ नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चलो जैसे ना एक ट्रांजेक्शन देख ही लेते हैं, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। देखो पीएनबी ने पैसा लिया, कुछ लोन लिया एसबीआई से, ठीक है। तो इसका मतलब पीएनबी एसबीआई को 100 रुपये देगा, 100 रुपये का लोन लिया उसने, ठीक है। फिर एसबीआई ने एचडीएफसी से लोन लिया है कुछ, और वो भी 100 रुपये का है। इसका मतलब एसबीआई जो है वो एचडीएफसी को देगा, ठीक है। और एचडीएफसी ने लोन लिया है पीएनबी से, ठीक है, और वो भी 100 रुपये का है, तो एचडीएफसी पीएनबी को देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पीएनबी को एसबीआई को देना है, वही पैसा एसबीआई एचडीएफसी को दे देगी, एंड वही पैसा एचडीएफसी वापस से पीएनबी को दे देगी। तो अल्टीमेटली वही 100 का नोट, मान लो ये 100 का नोट है, पीएनबी ने सबसे पहले वही 100 का नोट एसबीआई को दिया, एसबीआई ने वही 100 का नोट एचडीएफसी को दिया, एचडीएफसी ने वही नोट पीएनबी को दिया। तो ये भाई इतना बड़ा ट्रांजेक्शन करना ही क्यों है, डायरेक्टली पीएनबी से पीएनबी को दे दो ना, समझे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, अगर समझ आया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो ये था आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो दिस मेथड इज़ नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एज सुपरविजन आरबीआई रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट, मर्जिंग, वाइंडिंग अप, लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन पीए होगा, और लिक्विडिटी ऑफ एसिड, ये सब चीज़ें करता है। नहीं होगा याद, कोई बात नहीं, जितना याद होगा उतना लिखाना। उसके बाद आता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो पहला आता है रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये सारे आपके कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। मनी सप्लाई की, क्रेडिट की, ये सब ना आप गूगल में डाल के एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू दिस वीडियो, आप ये देख सकते हो ChatGPT का आई एम शोइंग, ठीक है, ये सारे बैंक रेट्स। सो सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब एक ऐसा रेट जिसमें आरबीआई मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है। मतलब आरबीआई किसको पैसे देता है, आरबीआई गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। फिर इट इज़ अ टूल टू कंट्रोल लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वाला टूल होता है। ये वाला ना एक्चुअली किसी और चैप्टर में है पूरा अच्छे से, इस चैप्टर में बस आप थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन इसकी पढ़ लो। फिर है अगर कभी भी बैंक रेट में कोई भी इंक्रीज़ आएगा, इसका मतलब लोन्स ना कॉस्टली हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक को, जो वो कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ पैसे देगा। हाँ, सो आरबीआई कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ लेंड करेगा, बट हो सकता है हाँ एक मिनट, बैंक रेट में आप बस इतना याद रखना कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को वो लोन देता है। एंड अगर कभी भी बैंक रेट इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस्टियर लोन मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई फ्री में तो लोन नहीं देगा कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज़ हुआ तो लोन्स भी कॉस्टली हो गए, ज़्यादा पैसे या ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डिक्रीज़ हो गया बैंक रेट में, इसका मतलब चीपर लोन्स हो गए, ओके। उसके बाद आता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है या मीनिंग होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। ये एक ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता तो है, बट उससे बोलता है कि आप कुछ सिक्योरिटीज़ रख दो भाई मेरे पास, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि बैंक रेट जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। इफ़ दे आर गोइंग टू आस्क यू द डिफरेंसेस, तो लिख देना बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म, ओके। उसके बाद है इंक्रीज़ इन रेपो रेट कॉस्टलियर। तो मतलब ये होता है कि अगर रेपो रेट या बैंक रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉस्टलियर हो जाएगी बोरोइंग्स, एंड इसमें आपकी ईजियर हो जाएगी, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितना पैसा किसी के हाथ में रहेगा, वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब भी गवर्नमेंट बाइंग करती है, सेलिंग करती है सिक्योरिटीज़ ओपन मार्केट में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटी एंड मनी गोज़ आउट ऑफ द बैंक्स, इसका मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कोई पेपर है, ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला जो पेपर है वो 100 रुपये का है, ठीक है। और हमारी जो कंट्री है ना, हमारी जो कंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, मतलब सबके पास नॉर्मली हो जाता है ऐसा, सप्लाई बढ़ जाता है ना तब होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप मुझे 100 रुपये दो और ये मैं आपको एक पेपर दे दूँगा और आगे जाके इसकी वैल्यू होने वाली है 120 रुपये,
ठीक है। तो सब लोग इसको बहुत जल्दी से ख़रीदने की कोशिश करेंगे, ख़रीद लेंगे। तो जितना भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, वो चीज़ होती है आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आया समझ? फिर आता है लीगल रिजर्व रेशियो। अच्छा, रिक्वायरमेंट नहीं था, ये रेशियो होगा, ठीक है। एंड SLR आपका था स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR इज़ बेसिकली द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट। जो RBI के पास टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ एक पोर्शन इन कैश उसको रखना पड़ता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है RBI के साथ, एंड वो यूज़ नहीं हो सकता बैंक से लेंडिंग के लिए। मतलब वो अमाउंट क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ पैसे कमाए और हमने कुछ सेव करने के लिए अपनी मम्मी को दे दिया, ठीक है, कि मेरे पास 2000 है, अब 200 रुपीज़, मतलब एज अ मिनिमम ही बोल रही हूँ मैं, कि आप ये रख लो, ये एज अ सेविंग्स हैं या फिर जो भी है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे मैं समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है। इतना कम तो मत ही देना, ठीक है। 2000 अगर मिल रहे हैं तुम्हें तो एटलीस्ट 1500-1600 तो देने ही चाहिए, ठीक है। अब है SLR स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये वो पोर्शन है डिपॉजिट्स का विच आर कैप्ड विद बैंक इटसेल्फ। ये अपने पास ही रखते हैं बैंक। तो आ सकता है कि CRR किसके पास रखते हैं, RBI के पास। एंड ये वाला बैंक कौन रखता है, किसके पास रखता है, मतलब कमर्शियल बैंक। दे कीप इट विद देमसेल्व्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, जैसे गोल्ड के तौर पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पे, कैश के तौर पे नहीं। तभी उसको लिक्विडिटी एंड स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी बोला गया इसलिए। एंड वो इफेक्ट करती है बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी। फिर आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 1 लाख का लोन, तो मैंने उसके लिए कुछ भी एक कोलेट्रल रख रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने रखा है उसके लिए 90,000 रुपीज़ का कुछ भी एक गोल्ड का सामान रख रखा है बैंक में, ठीक है, वो कोलेट्रल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट मीन्स 10,000 का, वो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। इसका मतलब इतना मार्जिन होना ही चाहिए उनके पास टू रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एंड मार्जिन डिक्रीज होता है टू प्रमोट द बोरोइंग। ओके, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन अगर आपने पढ़ ली है तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, उसके बाद आते हैं मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन मतलब क्या होता है ना, एक बहुत ही इनफॉर्मल टोन होती है। RBI दोस्त बन जाता है, RBI कमर्शियल बैंक से कहता है, ओए सुनना, अपनी पॉलिसी तो फॉलो कर ले। वो कुछ सजेशन देता है कमर्शियल बैंक को और बोलता है कि भाई देख, दोस्त नहीं है, ये सब फॉलो करना। अगर वो बोलता है कि CRR इंक्रीज़ करना है, कौन बोलता है, RBI बोलता है, तो CRR तुम्हें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा पैसा तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। और SLR अगर वो बोलता है तो SLR को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक इनफॉर्मल टोन होती है कि वो RBI बोलता है, याद दिलाता है कमर्शियल बैंक को कि भाई तू अपनी पॉलिसी को फॉलो कर ले। उसके बाद आता है लास्ट वन इज़ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। RBI रिस्ट्रिक्ट करता है क्रेडिट को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जैसे स्पेकुलेटिव बाइंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है कि इन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए आप अपने पैसों को रखो, ठीक है। और वो प्रिवेंट करता है मिसयूज़ ऑफ लोन्स फॉर इन्फ्लेशनरी एंड अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़। अगर फॉर एग्जांपल कोई लोन लेना चाहता है, कोई नॉर्मल पर्सन है वो लोन लेना चाहता है, लेकिन वो कुछ अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो वो RBI रिस्ट्रिक्ट कर देता है उनके लिए, ठीक है। एंड इट इज़ डन थ्रू डेरिवेटिव्स और क्रेडिट रेशनिंग। तो ये वाला इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल बैंक रेट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ऊपर वाले। आई होप दैट यू लाइक दिस। इफ़ यू रियली लाइक दिस देन यू कैन शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।